हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने बिहार स्पेशल के 50 प्रश्नों को शामिल किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए पढ़ रहे हैं, तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा शासक था जिसने जो है पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो वह था चंद्रगुप्त। तो इसको याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वह सर्वप्रथम इसको अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वह आपका तक्षशिला था। तो इसको आप याद रखिएगा, तक्षशिला सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। अगला प्रश्न आपका है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो देखिए, अगर हम बात करें कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है यह आपका 14 अधिकरणों में विभाजित था। जी हाँ दोस्तों, कितना? तो जो अर्थशास्त्र था वह 14 अधिकरणों में विभाजित था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो देखिए, कौन सा ऐसा है जिसके ग्रंथ में जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो उसका जो आंसर है वह हो जाएगा विशाखदत्त। जी हाँ दोस्तों, विशाखदत्त का जो ग्रंथ है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों, सभी प्रश्न हम इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि इसमें 50 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम चाह रहे हैं कि अभी आपका एग्जाम मुश्किल से 10 से 15 दिन बचा है, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है कि कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट करवा रहे हैं। आपको अगर फास्ट लग रहा है तो थोड़ा वीडियो स्लो करके देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, अगर हम बात करें तो मगध में जो मौर्य वंश के शासन की स्थापना है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मार करके जो है कि मौर्य वंश की स्थापना किए थे। तो इसको याद रखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो देखिए, अगर हम बात करें तो सिकंदर महान का जो समकालीन था वह आपका घनानंद था। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर महान का समकालीन घनानंद था। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो देखिए, नंद वंश का जो शासक था वह घनानंद अंतिम शासक था और घनानंद जब मर गया तो उसके बाद जो है कि मौर्य वंश का वहाँ पर स्थापना हुई। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला है कि किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकारट कहा है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा सम्राट है जिसने जो है कि स्वयं को एकराट कहा है? तो उसको कहने वाला था महापद्मनंद। जी हाँ दोस्तों, महापद्मनंद ने स्वयं को एकराट कहा था। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के नाम से उल्लेख है? जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो अभिलेख है उसमें देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के रूप में जो विख्यात है वह अशोक का नाम है। जी हाँ दोस्तों, किसका है? तो अशोक का नाम जो है कि लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो देखिए, अगर हम बात करें भारत के नेपोलियन के बारे में तो गुप्त वंश का जो शासक है वह है समुद्रगुप्त। जी हाँ दोस्तों, समुद्रगुप्त को जो है कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? तो अगर हम बात करें विक्रमादित्य के बारे में तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो देखिए, अगर हम बात करें मौर्य वंश के बाद जो है कि किस वंश का राज्य स्थापित हुआ
तो वह आपका था शुंग वंश। जी हाँ दोस्तों, शुंग वंश का राज्य जो है वह स्थापित हुआ था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक का जो ब्राह्मी अभिलेख था उसको पढ़ने वाला प्रिंसेप था। जी हाँ दोस्तों, प्रिंसेप ने जो है कि ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। अगला प्रश्न है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ऐसा कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो वह आपका था मस्की का लघु शिलालेख। जी हाँ दोस्तों, मस्की का लघु शिलालेख में जो है उसने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। तो अर्थशास्त्र के अगर अनुसार हम बात करें तो सीता भूमि का जो अभिप्राय है वह है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। जी हाँ दोस्तों, सीता भूमि किसको कहते हैं? तो जो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि थी उसको ही जो है कि हम सीता भूमि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो देखिए, अगर हम बात करें सैंड्रोकोटस से जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान है वह विलियम जोन्स ने किया था। जी हाँ दोस्तों, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने किया था, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका दिया गया है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह स्रोत कौन सा है जिसमें कि पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उल्लिखित है? तो वह आपका क्या हो जाएगा? तो वह आपका है इंडिका में। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो बिहार में जो भांगर मिट्टी मिलती है वह आपका पूर्णिया में, सहरसा में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलती है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार राज्य में जो सबसे लंबा नदी पुल बना है यह आपका सोन नदी पर बना है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर बना है? तो सोन नदी पर बना है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है। तो देखिए, बिहार में अगर हम वनाच्छादित प्रतिशत की बात करें तो लगभग 17% के आसपास जो है कि वनाच्छादित प्रतिशत है, तो इसको याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो देखिए, अगर हम बात करें पटना से किस अखबार का प्रकाशन होता था तो वह था इंडियन नेशन। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। अगला प्रश्न है कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो अगर हम बात करें बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलों की तो वह आपका हो जाएगा चावल, गेहूं और मक्का। जी हाँ दोस्तों, चावल, गेहूं, मक्का सबसे प्रमुख फसल है बिहार की। अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर को किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर की अगर हम बात करें तो इसको जो है कि गंडक नदी से पानी आता है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गीत हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें तो कौन सी नदी आपकी अमरकंटक से निकलती है? तो एक आपकी नर्मदा नदी निकलती है और दूसरी सोन नदी निकलती है। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नर्मदा और सोन नदी जो है कि अमरकंटक से निकलती है। अगला है वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो अगर हम बात करें वर्तमान में तो संपत्ति का जो मुख्य स्रोत है वह कृषि है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में द्वारा कर्मचारियों के वेतन में एवं पेंशन में समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय होता है? तो फिलहाल दोस्तों यह जो डाटा है यह ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि यह करंट से प्रश्न है। अगला प्रश्न है तो देखिए, यह भी आपका प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? तो देखिए, अगर हम बात करें किसके द्वारा जो है कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था तो वह आपका है सुशील मोदी द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सुशील मोदी द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है।
तो अगर हम बात करें भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला जो राज्य है यह आपका कौन सा हो जाएगा, तो वह आपका बिहार है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो कैसी लग रही कमेंट में बताइए, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जा करके हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर जब भी वीडियो अपलोड यहाँ पर करते हैं तो वहाँ पर टेलीग्राम पर लिंक देते हैं, साथ ही में कोई नई जानकारी रहती तो वह भी बताया जाता है, तो इसलिए हमको टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करिए। अगला प्रश्न है कि नरेगा योजना खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है, तो यह आपका हो जाएगा 90:10। जी हाँ दोस्तों, 9:10 के अनुपात में जो है कि जो खर्च किया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर बिहार की अगर हम बात करें तो वह आपका बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखेंगे। और बाढ़ ज़्यादातर किस नदी द्वारा आता है, तो जो कोसी नदी है उसके द्वारा बिहार में बाढ़ आता है, और कोसी नदी ही अपने मार्ग को ज़्यादातर परिवर्तित भी करती है सबसे ज़्यादा, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है, तो देखिए अगर हम बात करें मखदूम कुंड के बारे में, तो यह जो आपका स्थित है वह है राजगृह में। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तो बोध गया में जो बोध वृक्ष है यह जो है अपने चतुर्थ पीढ़ी का है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था, तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो इनका जो स्थान था वह आपका कुंडग्राम में था। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था, तो अगर हम निर्वाण की बात करें तो उनको पावापुरी में जो है कि निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो पटना में अगर हम बात करें तो गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म वह आपका पटना में हुआ था, और यहाँ पटना में जो है कि सिखों का महत्वपूर्ण स्थान भी है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला है विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो विष्णुपद मंदिर की अगर हम बात करें तो आपका गया में स्थित है, और गया में ही आपके फाल्गुन नदी भी बहती है, और गया जो है वह बिहार का सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला भी है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं, तो कौन सा ऐसा पर्यटन क्षेत्र है जहां पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं, तो वह आपका हो जाएगा राजगीर। जी हाँ दोस्तों, राजगीर में बिहार में जो है कि पर्यटन के अनेक केंद्र हैं, तो इसको याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई, तो प्रथम बौद्ध सभा की अगर हम बात करें तो कहाँ पर जो है कि आयोजित की गई थी, तो यह आपका हो जाएगा राजगीर में। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है राजगृह का पुराना नाम क्या है, तो राजगृह का अगर हम पुराना नाम की बात करें तो आपका हो जाएगा गिरिव्रज, तो इसको आप याद रखिएगा। गिरिव्रज को जो है वह राजगृह का पुराना नाम है यह, तो इसको याद रखेंगे। और वह प्रश्न काफ़ी बार दोस्तों यह पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था, तो पटना स्थित जो गोलघर का निर्माण है यह आपका 1786 में जो है वह कंप्लीट हुआ था। जी हाँ दोस्तों, गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था। 1784 से यह बनना स्टार्ट हुआ था और 1786 में जाकर के कंप्लीट हुआ था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात करें तो वह आपका कैमूर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला है बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला,
अगर जनसंख्या घनत्व पूछें तो कम जनसंख्या घनत्व तो कैमूर हो जाएगा, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछें तो वह आपका क्या हो जाएगा, तो वह आपका हो जाएगा शेखपुरा। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर अगर हम बिहार के स्थान की बात करें तो वह आपका पहला स्थान है। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। तो अगर हम बात करें बिहार में साक्षरता का जो प्रतिशत है यह आपका है 61.8%। जी हाँ दोस्तों, 61.8% है। अगला है सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला अगर हम जिला की बात करें तो आपका सहरसा हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला है बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितना है। तो अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो जो आपका आबादी का प्रतिशत है वह 1.3% के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, 1.3% अनुसूचित जनजाति का जो है यहाँ पर आबादी है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। अगर हम बात करें सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला की तो वह आपका रोहतास हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है। तो अगर हम बात करें जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य तो वह आपका बिहार हो जाएगा। तो यह ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों यह आज के टॉप 50 क्वेश्चन हो गए जो कि बिहार स्पेशल के प्रश्न थे, और यह सभी प्रश्न जो हमने आपको कराए यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इस वीडियो को 3-4 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, जिससे कि अगर आप यह सभी प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपके एग्जाम में इससे प्रश्न मिलेगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहाँ पर जितनी भी वीडियो हमने बिहार स्पेशल के करवाई हैं सभी को आप रिवीजन कर जाइए। जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के करवाए हैं उसका रिवीजन कर लीजिए, और जितने भी सब्जेक्ट जैसे साइंस हो गया, भूगोल हो गया, इन सब का जो करवाए हैं उसको भी आप पढ़ जाइए। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो गारंटी है कि जो है कि आपका जो TRE 3 एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे, TRE 4 में भी आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो इसलिए आप उसको पढ़ जाइए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।